तारुफ ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपने देख लिया है कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में हारून रशीद साहब मौजूद हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, बड़ा तजर्बा है, पीसीबी में कई साल इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं, दुनिया क्रिकेट में इनका नाम है और पाकिस्तान क्रिकेट चूँकि तब्दीली के दोराहे पर खड़ा है। अब पता है दोराहे पर पड़ा है, मतलब बात यह है कि हमें कुछ तब्दीलियाँ लानी ज़रूरी हैं क्योंकि जिस तरह चल रहा है उस तरह चल नहीं सकता। सो बेसिकली जिस तरह चल रहा है उस तरह चल नहीं रहा। हाँ। बिल्कुल, तो बहुत कुछ बदला है और अभी बदलने जा रहा है। ज़राए बताते हैं कि टीम और मैनेजमेंट की सतह पर छोटे मोटे स्टिंग ऑपरेशंस, अब देखिए हमने सर्जरी की जगह स्टिंग ऑपरेशन डाल दिया है, वो भी चल रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स के जो हैं कुछ तबादले भी हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं, सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोग जो हैं वो भी उनको हटाया गया है, सबकदोश हुए हैं वो, मतलब हुए तो नहीं है, किया गया है, मगर क्या कुछ बदलने जा रहा है इसके अलावा फिलहाल थोड़ा इबाम भी है। नए टैलेंट को मौका देना भी ज़रूरी है। फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया था डोमेस्टिक के सिस्टम पे बात करने के लिए, फिर एक राय भी है कि जी हमारे तो डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब बाकी बची ही कम है। एक ये सवाल भी है कि इस तरह पाकिस्तान टीम की क़यादत जो है वो बाबर आजम ही करेंगे या उनकी जगह किसी और को क़यादत जो है वो सौंपी जाएगी। सो बहुत से इस किस्म के मामले हैं जिन पे अभी बात हो रही है। ठीक है जी, इस पे बात करेंगे। हमें कुछ देर में सुहेल इमरान भी लाहौर से ज्वाइन करेंगे, उनसे ज़रा लाहौर से खबर लेंगे कि क्या चल रही है। मतलब उनकी खबर नहीं लेंगे, उनसे हम खबर लेंगे, उनकी भी ले लेंगे अच्छा जी, हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर। थैंक यू सो मच, आप आए हैं इधर। सबसे पहले तो एक वो डिबेट चल रही थी और आपसे, क्योंकि आप सिलेक्टर रहे हैं तो आपसे पूछ लें कि पहले एक हेड सिलेक्टर होता था, एक शख्स, तो वो ही डिसाइड करता था, अगर इट वर्क्स आउट तो बड़ी कमेंडेबल बात हो जाती थी, या श्योर, बट नाम तो एक ही का होता था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर एक ही होती थी। अब ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं, कौन सा मॉडल आपको लगता है कि वर्केबल मॉडल है हमारे लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ जो आप चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके जहन में हैं। देखिए, सिलेक्शन जो है ना, ये कोई इतना आसान जॉब नहीं है, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, क्योंकि आपको ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक अपने प्लेयर्स की जांच करनी होती है। आपको देखना होता है कि क्या करना क्या नहीं, उसके लिए डेडिकेटेड किस्म के आपको सिलेक्टर्स चाहिए होते हैं। और उस सिलेक्टर्स में अगर आप मुझे बताएं कि किसी भी, अगर आप कोई टीम की तश्कील देते हैं, अगर उसको कोई हेड नहीं होगा तो कौन रिपोर्ट करेगा चेयरमैन को? होता ये है कि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसके बाद कंसेंसस डेवलप होता है, उसके बाद वो टीम लेके जाते हैं और वो चीफ सिलेक्टर जाता है जो जाके ऑन बिहाफ ऑफ दी अदर सिलेक्टर्स वो अप्रूवल लेता है उनसे और उनको सारा एक्सप्लेन करता है कि जी मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उसमें एक चीज़ होती थी कि पहले कभी भी जो हेड कोच है और जो कैप्टन है वो पार्ट नहीं होते थे सिलेक्शन कमेटी का, वो मशावरत के लिए उनको बुलाया जाता था और उसके बाद कह दिया जाता था कि ठीक है, आपके पास ये प्रेफरेंसेस हैं, आप कहते हैं कि ये प्लेयर होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्टर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पर क्या हमें 5 फास्ट बॉलर्स चाहिए, 4 फास्ट बॉलर्स चाहिए, स्पिनर्स ज़्यादा चाहिए, या हमें बैट्समैन की नौइयत क्या है वहाँ की पिचेस की जिसकी वहाँ जाना है। सो ये वो चीज़ें होती हैं जो सिलेक्टर्स पूरा अपना होमवर्क करके और उसके बाद वो करते हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी आपने जिक्र भी किया कि मैं वहाँ बुलाया भी था, लेकिन उसके बाद जब उस बुलाने के बाद जब मैं चीज़ें देख रहा हूँ तो उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए। आपसे क्या बात हुई बुला के? हमें तो बहरहाल उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जो उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया हुआ था, जो ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था, वो हमसे उन्होंने बताया कि जी ये हम करने जा रहे हैं, आप बताएं इनके ऊपर आपकी क्या। फिर आप लोगों ने क्या बताया? हमने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राय दी, देखें, एक तो ये है कि कोई पहली मीटिंग नहीं थी जो मैंने अटेंड की, क्योंकि मैं एक्चुअली खुद भी 13 साल तक मैं पीसीबी के साथ मुंसलिक रहा, तो इस किस्म के डिबेकल्स होते रहे। हर 2 साल के बाद आप देखते हैं अब इसी तरह बैठे हुए होते हैं जैसे आप अभी बात कर रहे हैं। हम 92 से लेकर अभी तक सिर्फ 3 इवेंट्स जीते हैं, एक वो 92 का वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक T20। वेयर एज दुनिया की दूसरी टीमें काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके जो सेटअप्स हैं वो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड हैं और उनमें कोई दरार नहीं आती इस किस्म के डिबेकल से। लेकिन कभी तो दूसरी टीमें जो दुनिया की हैं वो भी कभी अच्छा परफॉर्म करती हैं, कभी बुरा परफॉर्म करती हैं। बुरा परफॉर्म करती हैं तो साथ ही खड़ी भी हो जाती हैं। इसीलिए तो मैं आपको यही मिसाल देना चाह रहा था कि जो भी वर्ल्ड कप हुआ पीछे 50 ओवर्स का, उसमें बटलर कैप्टन थे इंग्लैंड के, बुरी तरह शिकस्त हुई उनको, लेकिन उन्होंने उनको चेंज नहीं किया।
अल्टीमेटली वही टीम आगे जाके सेमीफाइनल तक खेली। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ हर 2 साल के बाद आपका चेयरमैन ऑफ द बोर्ड चेंज हो जाता है क्रिकेट बोर्ड का, आपकी सिलेक्शन कमेटी को तोड़ देते हैं जैसी कोई डिबैकल होता है, आप कप्तान को चेंज करने की बातें कर देते हैं। जब तक हम सिस्टम को स्टेब्लिश नहीं करेंगे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक मजबूत निज़ाम नहीं लाएंगे और उसके ऊपर स्टिक करेंगे या नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो कोई फैसला होना नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे मजबूत निजाम अभी भी हम सोच रहे हैं कि लाएंगे, मतलब आपने भी इतना अरसा गुजारा, आप लोगों ने क्या किया? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि आपके देखें, आपको देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत यूनिक है इन दोज टर्म्स। उसका रीज़न ये है कि दुनिया के तमाम बोर्ड्स के आर्म्स हैं, लाइक काउंटीज़ जो अपनी ईसीबी को हेल्प करती हैं, स्टेट्स जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होते हैं, वो सारी की सारी काउंटीज़ और स्टेट्स सेल्फ रिलायंट है। इंडिया में भी जो एसोसिएशन अपने ओन पे काम करती हैं। हमारे यहाँ ये है कि क्रिकेट बोर्ड A to Z क्रिकेट चलाता है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। क्लब क्रिकेट चलाना क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, स्कूल क्रिकेट चलाना क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, ये एसोसिएशंस का काम है। ये उन डिपार्टमेंट्स जो कि आपके हिस्सा हैं। आपके गवर्निंग बोर्ड का देखें ना, आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है वो किस पर मुश्तमिल है? 4 एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, 4 डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे हैं और 2 नॉमिनीज हैं पेटेंट के, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। सो ये 10 में आप मुझे बताएं कि कौन सा क्रिकेटर है जो क्रिकेट बोर्ड में है। इसीलिए ऐसे मौक़ों पर होता ये है कि जो अच्छी जो चेयरमैन होते हैं वो करते क्या है कि क्रिकेट कमेटी जो कि क्रिकेटर्स के ऊपर मुंसलिक हो, और वो क्योंकि उन्होंने सारा कुछ देखा हुआ होता है। अब यहाँ भी एक थोड़ा सा तजाद है, क्रिकेटर्स क्या गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये भी अलग बहस है। क्योंकि इसलिए बहुत सारे ये अभाम होने की वजह से क्रिकेट बोर्ड अभी तक मैं देख रहा हूँ कि वहीं सिंगल ट्रैक माइंडेड चल रहा है। हमने बड़ी कोशिश की, बीच में अगर आपको याद होगा एक बहुत बड़ा खला आया, क्योंकि अगर देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने आके, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेटर थे, तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये की कि उनको ऑस्ट्रेलियन मॉडल बहुत पसंद था। सर ऑस्ट्रेलिया और हमारी आबादी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुल्कों का भी नहीं। हाँ, वो 2.5 करोड़ है, हम 25 करोड़ आप हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस जो उन्होंने आती, देखें ना, किसी भी निज़ाम को एब्रप्टली आपको तोड़ देना तो सही नहीं है ना। जो उस टास्क फोर्स का मैं हिस्सा था, जो वो 6 टीमों का जो कॉन्सेप्ट, जो 5 टीमों का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था, एक टास्क फोर्स बनी थी जिसमें डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी थे, एसोसिएशन के भी थे, बोर्ड के भी थे। सो हमने सबने इस अपने निज़ाम को समझ के एक हाइब्रिड मॉडल लेकर गए थे, जिसमें इस निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता लेके हमने चलना था और फिर उस जगह पर पहुंचना था जहां वो उनकी लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि नहीं। अच्छा, हमारे साथ रहेगा हारून सर। 4 से 5 सालों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्लियरली नुकसान हुआ है, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं जी वो तो क्रिकेटर थे, आप जी हाँ, मतलब आपको पता ही है ये तो गीत होती है कि वो तो आपसे तो बेहतर ही समझते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, आप तो क्रिकेटर नहीं है। नहीं, मेरे मतलब मैं मुझे जब हम ये तज्जिया देते हैं, निज़ाम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इन डेप्थ जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। सुहेल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं और ख़बरें लाते हैं हमारे पास। सुहेल भाई बताइएगा कि किस स्टेज पे हैं अब मामलात पीसीबी में? वो रुक गई हैं कुछ तब्दीलियां अभी? तो चलिए, मुहर्रम उल हराम की ब्रेक समझ लें थी। सो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स द अपडेट? जी, नेक्स्ट वीक जो है वो खासा अहम हो सकता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से खासी चीज़ें उसमें क्लियर हो चुकी हुई हैं और उसकी जो कैटेगरीज हैं उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि कौन प्रमोट होता है, कौन डिमोट होता है और कितनी कम होती हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय हो चुकी हुई है कि मुआवजे उनके कम नहीं होंगे और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि 1 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हालांकि 3 साल का फाइनेंशियल लॉग था जो पिछले साल 27 सितंबर 2023 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और उसमें प्रेस रिलीज जारी की दौर में। लेकिन अब उसको क्लियर कर दिया गया है कि जी मुआवजों में तो कमी नहीं होगी, लेकिन जो बाकी परफॉर्मेंस और फिटनेस की बेस के ऊपर होंगे वो 30 जून तक ही कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। 1 जुलाई से वो टेन्योर शुरू हुआ करेगा। तो नेक्स्ट वीक में उम्मीद की जा रही है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हैं ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। और अच्छा सोहेल, एक सेकेंड, अभी आपने फिटनेस और की बात की है, तो वो पहले होगा, वो टेस्ट सब कुछ उसको जज किया जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भी बड़ा बेस होगा कि इनका फिटनेस लेवल क्या है। जी, उसी को मॉडल जो है वो बनाया जा रहा है, तरतीब दिया जा रहा है कि कब से कब तक ये जो फिटनेस टेस्ट होंगे। क्योंकि अभी कुछ देर पहले
जो फिटनेस प्री सीजन कैंप लगा था उसमें भी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया खिलाड़ियों की फिटनेस का, जो कि उम्मीदवार हैं आगे के सीज़न के लिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के और वाइट बॉल और रेड बॉल की टीमों के लिए। और इसके साथ साथ अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ की तैयारी के लिए अनाउंसमेंट होगा अगले 7 से 8 रोज़ में, और फिर कैंप होगा अगस्त के पहले हफ्ते में, क्योंकि 21 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये अनफोल्ड हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें भी, और आपको नए चेहरे भी नज़र आएंगे। डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर्स जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है उसमें दिखाई देंगे। अच्छा डोमेस्टिक सुहेल, के अच्छे परफॉर्मेंस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उसमें दिखाई देंगे। हाँ, और लेकिन कुछ नए चेहरों का भी अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन कैसे हो रही है और हु इज डूइंग द सिलेक्शन? जिसमें जो 4 अरकान हैं, जिसमें कप्तान है उस फॉर्मेट का जिसके शान मसूद हैं, रेड बॉल के इसी तरह जेसन गिल्स्पी हैं, उनके साथ पिछले हफ्ते में जब उनकी ऑस्ट्रेलिया रवानगी थी फिर उन्हें कैंप जाकर ज्वाइन किया कराची में। उससे पहले सिलेक्टर्स जो हैं असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ की, उनके साथ वो मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अब भी क्योंकि वो डार्बन ऑस्ट्रेलिया में है जेसन गिल्स्पी, तो उनके साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक का राब्ता है। शान मसूद को इंग्लैंड से लाइन पे लिया जाता है, तो इसलिए उनकी आपस में मुशावरत का अमल अभी भी जारी है। लेकिन जो पेपर वर्क था कि किस तरह की टीम होनी है, क्या होना है, वो तकरीबन तय जरूर हो चुका है। चलिए ये जरूर एक दफ़ा तजर्बा होना चाहिए। जी जी, उसके साथ क्या कह रहे हैं आप सुहेल भाई? जी जी जी, कुछ नहीं, आप पूछें। अच्छा, मैं हारून साहब की तरफ आना चाहूँगा। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस का सुहेल भाई आपने जिक्र किया कि वो इस दफ़ा नज़र आएंगे। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ थे परसों, और हारून साहब उनका ये कहना है कि जी ज़रूरी तो नहीं है और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस परफॉर्म ही करें नेशनल टीम में आके। हमारे पास मुताबिक ऐसे एग्जांपल्स हैं, और मैं ख़ुद भी पोटेंशियल के ऊपर आया था। मैं डोमेस्टिक का परफॉर्मर नहीं था, शोएब अख्तर डोमेस्टिक का परफॉर्मर नहीं था, मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक का परफॉर्मर नहीं था। फिर हम कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कि अब क्या करें। बट जस्ट बिकॉज, बल्कि आप बताएंगे हारून कि साहब जी पोटेंशियल देखना चाहिए, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज इट वर्कड अ फ्यू टाइम्स, क्या ये मॉडल ही बन जाए कि बस पोटेंशियल देखें और कर लें और डोमेस्टिक में जाने की जरूरत नहीं है? लेकिन ऐसे नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि रज़ाक ने ये बात कैसे की। आई थिंक उसके पीछे कोई उसके अपने रीजंस होंगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि रज़ाक की जो इमरजेंस है वो भी अंडर 19 से ही हुई थी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, टूर किया उसने वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, उसके बाद जाके वो सिलेक्ट हुआ। इसी तरह शोएब अख्तर भी पाकिस्तान ए टीम का हिस्सा रहे, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम का हिस्सा रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और उसके बाद वो आगे गए। देखिए, जो वो ये बात शायद करना चाह रहे होंगे कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है वो अपने आप को मनवा नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये तो चीज़ हो सकती है, बट मैं ये नहीं मान सकता। A few times best players of domestic did not work. एग्जैक्टली, और आपके पास हिस्ट्री है, आपको नजर आएगा कि कई ऐसे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं जिनको आप इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गए, बड़े अरसे तक उनको खिलाया भी और वो नहीं खेल सके। ऑब्वियसली मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हम क्रिकेट के प्लेयर्स के नाम लेने लेकिन यही मॉडल इज द राइट मॉडल कि अभी भी हम डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर्स को लेके जाएं और उन्हीं को आगे लेके जाएं। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं, बेंच मार्क्स बने हुए होते हैं। अभी जैसे अभी सुहेल ने जिक्र किया आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें कुछ बेंच मार्क्स है, जिसमें परफॉर्मेंस आती है, आपकी फिटनेस आती है, आपके ओवरऑल। एक्चुअली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक तो कॉन्सेप्ट ही लोगों को समझ में नहीं आता। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता ही है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स को समझते हैं जो आपकी टीम में आने के काबिल हैं और जो उनको खिलाना आपका ज़रूरी होगा। तो उन प्लेयर्स को आप वेरियस कैटेगरीज में डालते हैं उनकी वर्थ को देखते हुए कि कौन 100% पार्ट एंड पार्सल होगा, कौन 80% होगा, कौन 60% होगा। उसके मुताबिक उनकी फिर वो फिटनेसेस को जांचते हैं। आई थिंक फिटनेस टेस्ट जो है आपके 2 या 3 दफ़ा आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक साल में आपको देना लाजमी है, और वो चीज़ वो मेरे ख्याल चलती चली आ रही है। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स को मिल जाता है जिनकी अफादियत बेहतर फील करती है जो टीम मैनेजमेंट है कि जी हमें चाहिए पता है क्या निज़ाम पे हमें एतमाद अच्छा, ये नहीं, अब आप हमारे साथ हैं तो ये बता दें, फिटनेस की हम बात कर रहे हैं। अब ये यो टेस्ट जो एक होता है, ये फिटनेस का टेस्ट है, वो बहुत से खिलाड़ी
खिलाड़ियों ने इनफैक्ट आके बाद में कंप्लेन भी किया कि भाई ये भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली ये तो एक पार्ट है उसका, यू नो देयर अबाउट वेरियस टेस्ट है उसमें, रन 3 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्प्रिंट्स हैं, बहुत यानी कि अबाउट 6 से 8 कंपोनेंट्स हैं इस फिटनेस टेस्ट के, जिसमें वन पार्ट इज यो टेस्ट। तो उसमें अगर आप देखते हैं कि ओवरऑल आप उसकी एवरेज भी निकालते हैं कि कोई अगर दूसरी जगह पे बहुत अच्छा है, किसी एक जगह पे वीक है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते वो अनफिट है। सो देयर आर थिंग्स जो कि टीम मैनेजमेंट और जो ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ स्पोर्ट्स स्टाफ जो लगा हुआ होता है वो देखते हैं। अब जो आपकी जो सिलेक्शन के ऊपर मैं थोड़ा सा इसके बाद मैं उस पर आऊँगा। सिलेक्शन के ऊपर बात करें, देखें इस वक्त इन्होंने क्या किया कि पार्ट बना दिया हेड कोचेस को और कैप्टन्स को। आप मुझे ये बताएं, ये तो मुसलसल ऑन द टूर होंगे, तो सारी की सारी जिम्मेदारी तो या तो मोहम्मद यूसुफ पे पड़ेगी या आसिफ शफीक पे पड़ेगी, जिन्होंने जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ हो रही होगी उसको मॉनिटर करना होगा ना। बाकी तो आपके तमाम प्लेयर्स वहाँ होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके हेड कोचेज हैं, जो कैप्टन्स हैं, वो टोटली डिपेंड करेंगे मोहम्मद यूसुफ की और असद शफीक की सिफारिशात पे। सो मेरे अपने नज़दीक ये एक इशू है। या वो ये कहेंगे जी जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं वो हमारे आइज एंड ईयर्स होंगी, वो हमें बताएंगे कि जी कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं कौन से नहीं। अब आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया, सोहेल की तरफ ये पॉइंट लेके जाएंगे। सोहेल भाई, मतलब वो कह रहे हैं कि बाकी लोग कोचेज और कैप्टन ये तो खेल रहे होंगे, ये कैसे देखेंगे कि कौन से शहर में, कौन से सेंटर में कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है हारून भाई का इस हवाले से, लेकिन आजकल के दौर में कोई एक दूसरे के साथ रब्ता रखना मुश्किल नहीं रह गया हुआ। आपके पास वीडियोस भी आ रही होती हैं, आपके पास स्ट्रीमलाइन हो रहे होते हैं मैचेस, सारे के सारे जो डोमेस्टिक के जो अहम मैचेस हैं आप उनके ऊपर भी कारकर्दगी देख सकते हैं। तो ये अगर कोई कोचेज रब्ता रखना चाहेंगे, इन्वॉल्व होना चाहेंगे इस प्रोसेस में, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए ये कोई मुश्किल तरीक़ाकार है। और इसके साथ साथ आपके जो नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं उसमें आपके एक डाटा के लोग हैं शामिल बैठे हुए, हसन चीमा, आप उनसे उनकी कारकर्दगी के हवाले से लेज़ॉन कर सकते हैं। बिलाल अफजल का भी यही किरदार है, डेटा एनालिस्ट का। अब वो एडवाइज़र हो चुके हुए हैं सीएम के, जो कि पीसीबी की वेबसाइट है, अगर हम उसके ऊपर जाएं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी ही इज़ द एडवाइज़र टू चेयरमैन, तो वो नॉन वोटिंग मेंबर हैं। अब वो डाटा के नहीं, अब सिर्फ हसन चीमा हैं, इसके साथ साथ उस्मान वाला हैं जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं। तो डेफिनेटली असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि उन्हें सारे टूर्नामेंट्स वाइट बॉल के और रेड बॉल के देखना होंगे। लेकिन कोचेस अगर चाहेंगे तो उनका रब्ता रखना, जो एसोसिएशंस के कोचेज हैं उनके साथ रब्ता रखना या उनसे पूछना या उन तक चीज़ें पहुँचाना आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलबत्ता वो जरा ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी नजर होनी पड़ेगी। दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन। हाँ, ये हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस करते हैं, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन खास होता नहीं है। वैसे आपका बेहद शुक्रिया, आपने ज़हमत दी और आप आए, हम आपको तंग करते रहेंगे वक्तन फवक्तन, प्लीज हमारे लिए वक्त निकालते रहिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।